गांव में एक बड़ा पुराना घर। आंगन में दो भाई आमने सामने खड़े। माहौल गर्म है। पास में माँ चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा है। धन और जमीन की भूख इंसान को कितना बदल सकती है। ये कहानी दो भाइयों की है, जिनके लिए बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि रिश्तों का भी इम्तिहान था। भाई, ये घर हमारे पूर्वजों की निशानी है। हमें इसे तोड़ना नहीं चाहिए। पर मुझे अपना हिस्सा चाहिए। मैं अकेले मेहनत कर रहा हूँ। जब पिताजी बीमार थे तब कौन उनके इलाज के लिए दौड़ता था? सिर्फ मैं। पैसे से सिर्फ इलाज किया जा सकता है, पर सेवा और प्रेम की कोई कीमत नहीं होती। रामलाल ने हमेशा माँ बाबूजी की सेवा की, ये भूलना मत। अरे, ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं। असली मुद्दा ये है कि हमें पूरा हिसाब चाहिए। अगर बंटवारा ही तुम्हें सुकून देगा तो ठीक है, पर याद रखना, हम सिर्फ जमीन नहीं, माँ के आशीर्वाद को भी बांट रहे हैं। माँ की आंखों में आंसू आ जाते, कुछ बोलती नहीं, बस अपने बेटों को देखती रहती। रात का समय, रामलाल और सुमित्रा का कमरा। सुमित्रा दिए की हल्की रोशनी में बैठी सिलाई कर रही है। रामलाल पास ही चारपाई पर गहरी सोच में डूबा है। कमरे में एक अजीब सी खामोशी। क्या सच में बंटवारे के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? मुझे लगता है मैं हार चुका हूं। भाई अब बदल चुका है। उसे सिर्फ संपत्ति चाहिए, रिश्ता नहीं। रिश्तों की जड़ें मजबूत होती है, पर जब लालच की आंधी आती है तो कई बार पुराने पेड़ भी गिर जाते हैं। रामलाल चुप रहता है। दिए की लौ हल्की से कांपती है, जैसे ये भी असमंजस में हो। अगली सुबह गांव की चौपाल पर गंगू काका और मुखिया जी आपस में बात कर रहे हैं। कुछ गांव वाले भी आसपास खड़े हैं। बेटा बेटा एक ही पेट से जन्मते हैं, फिर भी धन के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। जब घर में बंटवारा होता है तो दीवारें सिर्फ ईंटों की नहीं बनती, दिलों के बीच भी खिंच जाती हैं। हमें कुछ करना होगा। ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक सीख बनेगा। दोनों गंभीरता से सोच में डूब जाते। गांव वालों की हल्की फुसफुसाहट के बीच दूर मंदिर की घंटी बजने लगती है। श्यामलाल घर के आंगन में बैठा हिसाब किताब कर रहा है। माँ धीरे धीरे चलकर उसके पास आती है। वो सर झुकाकर बैठा रहता है। बेटा, क्या तुझे बचपन की वो रातें याद है जब तू डर कर अपने भाई के पास सो जाता था? श्यामलाल सिर झुकाए रहता है और उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। जब तेरा हाथ जल गया था तब कौन तेरे लिए रात भर जागा था? भैया। तो अब वही भाई तेरा दुश्मन कैसे हो गया बेटा? श्यामलाल पहली बार सोच में पड़ जाता है। उसकी आंखों में पछतावे की हल्की झलक दिखाई देती। गांव की चौपाल में पंचायत लगी हुई। चारों ओर गांव वाले खड़े हैं। एक और रामलाल और सुमित्रा बैठे हैं, दूसरी ओर श्यामलाल और गौरी। बीच में मुखिया जी और गंगू काका बैठे। माँ चुपचाप एक किनारे बैठी है और माहौल बहुत गंभीर है। कई बार इंसान अपने रिश्तों से बड़ा अपने अहंकार को मान लेता है। आज की पंचायत में ये तय होना था कि ये बंटवारा सिर्फ जमीन का होगा या दिलों का भी। रामलाल और श्यामलाल, तुम दोनों भाई हो। तुम्हारे पिता ने यह घर तुम्हारे लिए बनाया था। क्या यही उनकी आखिरी इच्छा थी कि तुम इसे बांट कर अलग हो जाओ? मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए मुखिया जी। मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है। बेटा, हक सिर्फ पैसे से नहीं मिलता। सेवा, प्यार और अपनापन भी हक होते हैं।
श्यामलाल कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इधर उधर देखने लगता है। गौरी उसकी ओर देखकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। अगर भाई को हिस्सा चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ ईंट और पत्थर का घर नहीं, ये हमारे पिता के सपनों का घर है। ठीक है, पंचायत का फैसला ये है कि ये पुश्तैनी घर बेचा नहीं जाएगा। अगर बंटवारा करना ही है तो आधा आधा हिस्सा बांटा जाएगा, लेकिन माँ उसी हिस्से में रहेगी जहाँ उनका मन होगा। गांव वाले सहमति में सर हिलाते। बेटा, एक बात बताओ, अगर आज तुम्हारे पिता होते तो क्या वे यही चाहते? श्यामलाल कुछ नहीं बोलता, उसकी आंखों में हल्का पछतावा दिखता है। माँ उसे देख रही होती है। वो एक गहरी सांस लेता है और अपना फैसला सुनाने के लिए उठता है। गहरी रात। श्यामलाल अपने कमरे में अकेला बैठा है। गौरी बिस्तर पर लेटी है, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता है। क्या मैं सच में गलत कर रहा हूँ? हमने सिर्फ अपना हक मांगा है, इसमें गलत क्या है? पर क्या ये हक लेने के लिए मुझे अपने भाई से दूर जाना पड़ेगा? वो चुपचाप उठता है और बाहर निकल जाता है। बाहर माँ बैठी है। आंगन में दिए की हल्की रोशनी है। मन को मारकर लिया गया फैसला कभी सुख नहीं देता बेटा। श्यामलाल माँ की गोद में सर रख देता है और फूट फूट कर रो पड़ता है। माँ उसके सर पर हाथ फेरती है। अंदर रामलाल और सुमित्रा खड़े सब देख रहे होते। सुबह की रोशनी पूरे आंगन में फैल रही है। पंचायत के लोग फिर से इकट्ठा हुए। श्यामलाल सबके सामने खड़ा होता है। मुखिया जी, मुझे अब बंटवारा नहीं चाहिए। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे की ओर देखते। रामलाल की आंखें नम हो जाती। मैंने सोचा था कि ये घर बंटने से मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन मैं गलत था। मुझे मेरे भाई की जरूरत है, मेरे परिवार की जरूरत है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रामलाल आगे बढ़कर श्यामलाल को गले लगा लेता है। घर दीवारों से नहीं, प्यार से बनता है भाई। सुमित्रा और गौरी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती है। गांव में खुशी का माहौल छा जाता है। गांव की चौपाल में पंचायत का फैसला सुनाए जाने के बाद घर में एक नई रौनक लौट आई थी। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा था। आंगन में हल्की रोशनी फैली हुई थी। माँ तुलसी के चौबारे में दिया जलाकर बैठी थी। रामलाल और श्यामलाल पास में बैठे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। सुमित्रा और गौरी रसोई में कुछ तैयार कर रही थी। रिश्तों की कड़वाहट दूर होते ही घर में फिर से वही पुरानी खुशबू लौट आई थी। लेकिन क्या ये खुशी अब स्थायी रहने वाली थी? भाई, अब बंटवारा नहीं हो रहा तो हमें कुछ बदलाव करने चाहिए। क्यों ना घर में कुछ सुधार करें? हाँ भैया, अब जब साथ रहने का फैसला कर लिया है तो क्यों ना हम इसे और अच्छा बनाएं। माँ उनके फैसले को सुनकर खुश हो जाती है। सुमित्रा और गौरी भी मुस्कुराकर देखती है। अगली सुबह रामलाल और श्यामलाल खेत पर जाते। खेत की हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। पिछले कुछ समय से ध्यान ना देने के कारण फसल कमजोर हो गई थी। गग्गू काका वही खड़े थे। देख रहे हो बेटा, जब तक तुम दोनों साथ थे ये खेत भी हरा भरा था, लेकिन जैसे ही लड़ाई हुई
इसका भी हाल खराब हो गया। काका, अब हमें अपनी जमीन को फिर से संवारना होगा, हमें कुछ नया करना होगा। रामलाल सहमति में सिर हिलाता है। दोनों भाई तय करते हैं कि वे आधुनिक खेती की तकनीक अपनाएंगे और गांव के लोगों को भी साथ जोड़ेंगे। गांव में एक हफ्ते के अंदर कई बदलाव होने लगे। रामलाल और श्यामलाल ने पंचायत के सहयोग से जैविक खेती शुरू करने का निर्णय लिया। गौरी और सुमित्रा गांव की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सिलाई और हथकरघा कार्यशाला शुरू करने की योजना बनाती है। ये बहुत अच्छी पहल है। अगर हर परिवार ऐसे ही मिलकर काम करे तो हमारा गांव बहुत आगे जा सकता है। धीरे धीरे पूरा गांव इस बदलाव में शामिल हो जाता है। रामलाल और श्यामलाल को देखकर अन्य परिवार भी अपने आपसी झगड़ों को खत्म करने लगते हैं। एक समय जो घर बंटने की कगार पर था, वही घर अब गांव में बदलाव की मिसाल बन जाता है। कुछ महीनों बाद खेत लहलहाने लगते हैं। गांव की महिलाएं अपने बनाए हुए कपड़े और हस्तशिल्प सामान बेचने लगती है। रामलाल और श्यामलाल अपने व्यापार को और बढ़ाने की सोचते हैं। एक दिन दोनों माँ के पास बैठते हैं। अम्मा, आपने सही कहा था। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं तोड़ सकती। मैंने तो सिर्फ एक बात कही थी, लेकिन तुम दोनों ने उसे साकार कर दिया। इससे बड़ी खुशी किसी माँ के लिए क्या होगी। श्यामलाल माँ के पैर छूता है। गौरी और सुमित्रा भी आकर उनके पास बैठती है। पूरा परिवार साथ बैठकर हंसता है और घर में फिर से खुशियों की रोशनी फैल जाती है। गांव में सब कुछ ठीक चल रहा था। रामलाल और श्यामलाल का परिवार खुश था। खेती फल फूल रही थी और गांव में एक नया जोश था। लेकिन एक अंधेरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। खुशियों की राह पर चल रहे इस परिवार के लिए काली रात एक भयानक संदेश लेकर आई थी। सब कुछ बदलने वाला था, लेकिन कैसे? रात का समय था। सब सो चुके थे, लेकिन बाहर हल्की हल्की आहटें सुनाई दे रही थी। अचानक घर के दरवाजे पर जोर से किसी ने दस्तक दी। इतनी रात को कौन हो सकता है? रामलाल दरवाजा खोलता है तो सामने गांव का बूढ़ा चौकीदार खड़ा था। उसका चेहरा उतरा हुआ था। श्यामलाल, जल्दी चलो, खेत के पास कुछ अनहोनी हो गई है। रामलाल और श्यामलाल तुरंत बाहर निकलते हैं। गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। सब खेत की तरफ भागते हैं। अंधेरे में टिमटिमाते लालटेन की रोशनी में एक शरीर पड़ा हुआ था, और जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, सबके चेहरे सफेद पड़ गए। वो गांव के मुखिया थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। गांव के लोग हैरान और डरे हुए थे। मुखिया जी की मौत कैसे हुई? क्या ये कोई हादसा था या कोई साजिश? रामलाल और श्यामलाल भी स्तब्ध थे। तभी गांव के एक बुजुर्ग ने कुछ कहा जिसने माहौल को और भयावह बना दिया। मुझे तो लगता है कि ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं। मुखिया जी की सांसें अचानक कैसे थम सकती है? उनका शरीर ठंडा क्यों नहीं पड़ा? गांव में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा कि ये जमीन का मामला है, किसी ने कहा कि कोई पुरानी दुश्मनी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, क्या ये हत्या थी? और अगर हाँ, तो किसने की? रामलाल और श्यामलाल के मन में अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लग रहा था कि ये मामला सीधा नहीं है।
लेकिन क्या कोई उनके परिवार को भी इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा था? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कोई छुपा हुआ सच था? क्या कोई अंधेरे में छुपा हुआ था जो इस परिवार की खुशियों को तबाह करना चाहता था? आने वाला समय ये राज खुलेगा। मुखिया जी की मौत के बाद गांव में सन्नाटा छा गया था। सभी सदमे में थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हादसा था या साजिश। अगले दिन पंचायत बैठी और ये तय किया गया कि मामले की जांच की जाएगी। कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को और ज्यादा चौंका दिया। गांव के चौकीदार को खेत के पास एक संदिग्ध चीज मिली। मुखिया जी का अंगूछा जो मिट्टी से सना हुआ था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि अंगूछे पर खून के धब्बे थे और अंगूछे के पास जो निशान थे वो किसी के पैरों के थे और वे सीधे रामलाल और श्यामलाल के घर की तरफ जाते थे। ये देखो, ये तो साफ इशारा कर रहा है कि हत्या की साजिश यहीं से रची गई है। गांव के लोग धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। शक की सुई अब रामलाल और श्यामलाल की ओर मुड़ने लगी थी। गौरी और सुमित्रा भी घबराई हुई थी। दोनों भाई भी स्तब्ध थे कि दिमाग भी एक ही सवाल घूम रहा था। कोई उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था, पर क्यों? गांव में हर कोई बात कर रहा था कि वो हत्या थी। तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो था रघु, जो गांव के बाहर की बस्ती में रहता था। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मैंने 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 देखा था उस रात कोई मुखिया जी के पास छुपा हुआ था। कौन था वो? मैंने ठीक से नहीं देखा, लेकिन वो आदमी लगड़ा कर चल रहा था और वो कोई बाहर का नहीं था, गांव का ही था। इतना सुनते ही सबका ध्यान एक आदमी की तरफ गया। भोलू। भोलू गांव का सबसे संदिग्ध आदमी था, जो कई बार मुखिया जी से झगड़ चुका था। उसकी गांव में कोई इज्जत नहीं थी और कुछ दिनों पहले उसे पंचायत से बाहर निकालने की धमकी भी मिली थी। लेकिन सवाल ये था, क्या वो सच में गुनहगार था या ये कोई और बड़ी साजिश थी? रामलाल और श्यामलाल पंचायत और कुछ गांव वाले भोलू के घर पहुंचे। भोलू वहां नहीं था, लेकिन उसकी झोपड़ी में एक संदिग्ध चीज मिली। मुखिया जी की लकड़ी की छड़ी, जो उस रात उनके साथ थी। अब सबको यकीन हो गया कि यही असली गुनहगार है। लेकिन तभी भोलू खुद वहां आ गया। वो कांप रहा था। उसके कपड़े गंदे थे और उसकी आंखों में डर था। जैसे ही उसने सबको देखा, वो घुटनों पर गिर पड़ा। मैंने नहीं मारा, मैं सच कह रहा हूँ। झूठ मत बोल, सबूत तेरे खिलाफ है। हाँ, मैं वहाँ था, लेकिन मैंने हत्या नहीं की। मैंने किसी और को देखा था, इसे वहाँ नहीं होना चाहिए था। कौन था वो? गाँव का कोई अपना, कोई जिसे कोई शक भी नहीं करेगा। अब माहौल पूरी तरह कोताहल से भर चुका था। किसने मुखिया जी की हत्या की थी? क्या भोलू सच बोल रहा था? और अगर वो सच बोल रहा था तो असली गुनहगार कौन था? पंचायत फिर से बैठी। अब तक सारे सबूत भोलू के खिलाफ थे, लेकिन उसकी बातें भी कुछ अलग इशारा कर रही थी। तभी अचानक चौकीदार कुछ लेकर आया। एक टूटा हुआ कड़ा। ये कड़ा किसी और का था और वो था मुखिया जी का छोटा भाई हरिराम। हरिराम गांव में हमेशा एक सीधा सादा आदमी माना जाता था, लेकिन ये राज अब खुलने वाला था। रामलाल और श्यामलाल ने उसे घूर कर देखा। चाचा, ये कड़ा आपका है ना? हरिराम की आंखों में डर झलकने लगा। वो कुछ कहने ही वाला था कि गांव के एक आदमी ने कहा, हाँ, मैंने चाचा जी को कई बार मुखिया जी से लड़ते हुए देखा था। वे हमेशा कहते थे कि मुखिया जी उन्हें कुछ नहीं देते। अब सच सामने आ चुका था। हरिराम ही असली गुनहगार था। वो मुखिया जी से नाराज था क्योंकि उन्हें गांव का मुखिया बना दिया गया था, जबकि वो खुद उस पद को चाहता था। गुस्से में उसने खेत में उनका पीछा किया और रात के अंधेरे में उनकी हत्या कर दी। लेकिन वो सबूत मिटाने में नाकाम रहा और जब भाग रहा था तो उसका कड़ा वहीं गिर गया।
चाचा तुमने अपने ही भाई को मार दिया। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सच कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वो एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। गांव वालों ने फैसला लिया कि हरिराम को पंचायत के हवाले किया जाएगा। रामलाल और श्यामलाल ने एक दूसरे को देखा। वे समझ गए थे कि परिवार में साथ रहना जरूरी होता है, लेकिन लालच और ईर्ष्या रिश्तों को खत्म कर सकते हैं। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि संतोष था कि उन्होंने एक बड़े सच को सामने लाने में मदद की थी।